नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म भावना एजुकेशन हब में। फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही थी हाउ टू स्कोर 100+ इन जीएस प्रीलिम्स, जिसकी पहली कड़ी में हम लोगों ने 2023 का पेपर सॉल्व किया था, जिसमें मैंने विस्तार से बताया था कि आपको पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए। मैंने उस पेपर में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे साझा किए थे। आई होप पसंद आया होगा और आपको कुछ इनपुट्स मिला होगा। मेनली ये सीरीज चालू करने का 3 पर्पज है। आप ये समझ पाओ कि आपको क्या पढ़ना है, कितना उसमें पढ़ना है, और मेन एग्जाम में जो आप यूपीएससी का पेपर देने जाओगे उसमें आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आप उसको पेपर को कैसे टैकल करोगे। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने 2023 को पेपर सॉल्व करके बात की थी। उसकी अगली कड़ी में आज हम लोग 2023 के पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं। मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। इस पेपर में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मुझे 115 मिले थे। सीसेट भी मेरा हो गया था, मैंने इस साल का मेंस लिखा था। 23 वाला पेपर था, 115.15 मुझे मिले थे सीसेट में, बेसिक मार्क्स थे। शुरू करते हैं। आई थिंक ये सेट ए है। मुझे वहां पे कौन सा मिला था मुझे याद नहीं है, एक्चुअली पेपर कहाँ गुम हो गया मुझे पता नहीं था। ठीक है, बट ये सेट ए है। हम लोग शुरू करते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन इसका था, त्वरित वित्तीय प्रपत्र, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन अगर आप देखोगे ना, एशियाई बैंक, आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, चारों के चारों नाम आई थिंक आपको जाने पहचाने लग रहे हैं ना। ठीक है, और उस साल का ये इजी क्वेश्चन था। कोरोना के बाद से ना बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं थी, ठीक है, जिन पे भुगतान संकट आ गया था। तो उस टाइम जो ये आईएमएफ था ना, ठीक है, भुगतान संकट से निपटने की जो जिम्मेदारी होती है ना, जो लोन वगैरह देने की जिम्मेदारी होती है, आईएमएफ का होता है। ठीक है, और ये आपको पता भी होना चाहिए था, जो रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और ये रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, ये किससे जुड़ी हुई है। एक्चुअली क्या है ना, जब हम लोग आईएमएफ का स्टैटिक वाला पोर्शन करते हैं ना, तो उसके साथ ये बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं जो ये राष्ट्रों को हेल्प करता है ना फाइनेंशियली। ठीक है, उनके भुगतान संकट से निपटने के लिए। तो उस टर्म में साथ ये वाला हम लोगों ने सुना, ये तो बहुत वेल नोन है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, या तो आपने करंट अफेयर उस साल का किया होता तो ये न्यूज में था, या फिर आपने जो स्टैटिक किया होता वहां से न्यूज में था। वैसे भी जब हम लोग इकोनॉमी का क्वेश्चन करते हैं ना, तो इन सब बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। जो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो होता है ना चैप्टर, कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ऐसे कुछ करके, तो उसमें हम लोग सबके बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में पूरा पढ़ते हैं डिटेल से, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका स्ट्रक्चर कितना है, कैसा है। ठीक है, इसकी कार्यप्रणाली कैसी है, सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही आईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं, ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था उस टाइम, आईएमएफ था। आगे के लिए आप क्या कर सकते हो, वो पूरा वाला जो चैप्टर है ना, हर साल क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन उससे आते हैं। तो यही जिम्मेदारी हमारी बनती है ना, कि उस चैप्टर को पूरा अच्छे से देख लें। कोई भी संस्थान है तो उसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी पूछा हुआ है, उसकी मुख्यालय कहाँ है, उसके सदस्य कौन कौन से हैं। ठीक है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी है, क्या वो कोई रिपोर्ट वगैरह निकालती है क्या, ये सब भी। तो वो वाला चैप्टर अगर हम अच्छे से करते हैं ना, तो इकोनॉमी वाला जो होता है, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वहां से आप 1-2 क्वेश्चन तो इजी इजी वाले कर सकते हो। वही है, लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं, यहाँ पे हमारी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला इजी था। इसका आंसर क्या था, आई एम। ठीक है, दूसरा, ये भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल स्टैटिक था, कोर से था, लेकिन इसकी तो लैंग्वेज थोड़ी वहां पे टफ बना दी गई थी, तो मैं वहां फंसा था। बट फाइनली एक स्टेटमेंट की वजह से हो गया था। अभी आप देखोगे ना, जो हम लोगों ने 2023 का पेपर सॉल्व किया था और जो 2022 का पेपर है, डिफरेंस यही था। यहाँ देखिए, यहाँ जो ऑप्शन थे ना, ऐसे ऐसे थे, तो मतलब 3 स्टेटमेंट है, कोई ना कोई तो आपको एग्जैक्टली पता ही होगा, इसमें आप श्योर हो सकते हो। और वहीं से अपना दो आंसर, आपका 2 स्टेटमेंट, आप जो ऑप्शन है वो इजीली एलिमिनेट होता था। ठीक है, तो या तो आपका लक बहुत सही होता था तो आपको सीधा आंसर मिल जाता था, या फिर 2 एलिमिनेट करते थे तो आप 50-50 में पहुंचते थे, और जहां 50-50 पहुंच गए फिर आप तो वो अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, तो ये तो रही इसकी बात। टॉपिक इजी था। टॉपिक इससे आपका, जो हमारी एक्सचेंज रेट है ना, एक्सचेंज रेट जो होती है, वहां से क्वेश्चन था। जो हम लोग विदेश वाला क्षेत्र पढ़ते हैं ना, एक्सटर्नल सेक्टर, वहीं से ये क्वेश्चन उठ के आया था। तो उसमें हम लोग एक्सचेंज रेट वगैरह के
पढ़ते हैं और उसमें दो टर्म तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, एक अपना नीर और दूसरा रीर। ठीक है, तो इसके बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करना था। इसमें पहला था कि जो अंकित प्रभावी विनिमय दर होती है, जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होती है, उसमें अगर वृद्धि होती है ना तो ये किसका किसका संकेत होती है कि हमारे रुपए के मूल्य में वृद्धि हो रही है। ठीक है, एग्जैक्टली यही था, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ ना, मुझे ये नहीं पता था कि रीर में अगर वृद्धि हो रही है ना, तो ये रीर या नीर में जो वृद्धि हो रही है वो शो कर रहा है कि हमारा जो रुपया है वो एप्रिसिएट हो रहा है, रुपए के मूल्य में वृद्धि हो रही है। ठीक है, बट दूसरा वाला मुझे पता था। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता था और वहीं से सीधा आंसर आ जाता था। तो जैसे दूसरा देखिए इसे क्या था कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होती है, जो रीर होती है, उसमें अगर वृद्धि होती है ना तो व्यापार स्पर्धात्मकता में सुधार होता है। जो आपकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस होती है ना उसमें सुधार होता है। क्या आप बताइए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर आपका जो रुपया है उसकी वैल्यू अगर बढ़ती है, ठीक है, उसका आधी मूल्यन होता है, तो क्या होता है, जो उससे हमारा जो ट्रेड है ना, ट्रेड जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम होती है। और वहीं अगर रुपया डिप्रिसिएट करता है तो नुकसान तो उसके बहुत सारे हैं, एक फायदा होता है ना, हम लोग मान के चलते हैं कि चलो एक तो फायदा हो जाएगा, उससे जो हमारा जो ट्रेड है ना उसकी कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाएगी। इसको तो मतलब बिल्कुल बेसिक यही बताया जाता है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में तो यही वाला पकड़ लेना था, मैंने पकड़ा था वहां पे, यही बोला कि अगर आपका रुपया जो है एप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है, तो उससे व्यापार प्रतिस्पर्धकता में सुधार नहीं होगा, गिरावट आती है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला वही था। दूसरा यहां से जैसे ही आप एलिमिनेट करते हैं ना तो आपका ये वाला आंसर आ जाता। तो लास्ट जो पिछले क्वेश्चन होते थे ना, जो इनकी फ्रेमिंग होती थी, उनमें फायदा यही होता था कि अगर देखो तीन स्टेटमेंट है, कुछ ना कुछ तो अगर साल भर पूरा पढ़ा है आपने अच्छे खासे तरीके से, तो एक न एक स्टेटमेंट तो आपको अच्छे से आएगा, वही पकड़ के आप एलिमिनेट करते हैं ना तो आपका आंसर आ जाता, या फिर आप 50-50 पे छोड़ जाते थे। ठीक है, तो वही था ये वाला, अगर पता होता तो इसका आंसर 1 और 3 था। ठीक है, दूसरा तीसरा भी जनरल ही था, इसे कोई शक नहीं होता कि अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीढ़ के बीच वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। जहां सकता है ना वो मान लीजिए कि सही होना के चांसेस अधिक होते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा पता होना चाहिए आगे के लिए क्या कर सकते हैं। ये जो हमारे ये जो बाह्य क्षेत्र है ना, एक्सटर्नल सेक्टर वाला है, जिससे जो भी इसमें जो जो टॉपिक्स हैं आप सब कुछ तैयार कर लोगे। आप नीर रीर इसके बारे में अपनी समझ पुख्ता कर लोगे, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो आप देख लोगे। ठीक है, मूल्य का जो रुपया का जो मूल्य वृद्धि होती है ना वो देख लोगे, मूल्य ह्रास क्या होता है वो देख लोगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लोगे, व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लोगे, लोगों के जीवन पे इन्फ्लेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लोगे। कहने का मतलब है ये वाला चैप्टर आपका अच्छे से होना चाहिए। इकोनॉमी में 3-4 ही चैप्टर है ना जिनसे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। एक तो ये वाला चैप्टर है, हर साल लगभग क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। दूसरा जो हमारा इन्फ्लेशन वाला चैप्टर है ना, मुद्रा स्फीति वाला, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल, और लगभग एक ही थीम पे ही आता है। ठीक है, तो आप लोग इन्फ्लेशन वाला चैप्टर अच्छे से कर लोगे। और हाँ, बैंकिंग बैंकिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं, और एक ही थीम पे कह सकते हो आते हैं। तो वो अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो स्टैटिक वाला ना तो यहाँ से हो जाता है। और साथ में जो मैंने पहला चैप्टर की बात अभी की थी ना कि जो वो इंस्टीट्यूशन है ग्लोबली, जो इंस्टीट्यूशन है ना उनके बारे में, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह। ठीक है, सो ये होता है। और हाँ, जो इकोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं ना थोड़े स्टैटिक टाइप के होते हैं, तो इनमें सही होने के चांसेस अधिक होते हैं, और आते भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, लाइक 15-20 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से अगर आप सही से करना चाहोगे ना तो आपके 12-13 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बशर्ते आप स्टैटिक सही से पढ़े रहो। तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अभी जो बात किया था ना कि इन्फ्लेशन यूपीएससी का पसंदीदा टॉपिक है और हर साल क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है वो संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। दो है, इन्फ्लेशन और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त। ठीक है, अगर इकोनॉमी आपने अच्छी खासी पढ़ी होती, ठीक है, आई थिंक पढ़ी होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था। इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और ये नाम सुन रखा है हम लोगों ने क्या, OMO,
2023 में भी क्वेश्चन था ना, मैंने बोला था अगर आपने PYQ किया होता है ना तो यूपीएससी ऐसी करती है, या तो क्वेश्चन उठा लेगी, पकड़ के थीम उठा लेगी, कहीं ना कहीं से ऐसे ही करती है, रिपीट करती है। तो सोचिए इसी से 2023 में बना था। तो अगर हम लोग ने यहाँ पढ़ा था ना तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी ना कि इसके बारे में देख लें कि जो सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त है इसकी मैकेनिज्म पूरी क्या होती है। तो आप बताइए, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, मार्केट में जो मुद्रास्फीति अगर अधिक है, तो क्या भारतीय जो RBI है वो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है क्या? लॉजिक क्या होता है इधर देखिए। मुद्रास्फीति क्यों होती है? क्योंकि मार्केट में जो है ना मनी सप्लाई अधिक है, लोगों के पास पैसे बहुत अधिक हैं, वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं मुद्रास्फीति है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करता है रिजर्व बैंक जो होता है, जो RBI होता है, वो सिक्योरिटी क्या करेगा? सिक्योरिटी खरीदेगा लोगों से या फिर बेचेगा? सिक्योरिटी ना बेचता है, ये उल्टा कर दिया था। ठीक है, सिक्योरिटी बेचेगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये RBI है और ये कोई लोग हैं, ठीक है, जनता है, तो इनमें क्या करेगा RBI? सिक्योरिटी को ना बेचेगा। तो ये लोग क्या करेंगे? सिक्योरिटी रखेंगे और बदले में RBI को अपने पास जो पैसा है ना वो पैसा देंगे। तो मतलब जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है ना मार्केट में, RBI उसको सक कर रहा है, तो बेचेगा नहीं, खरीदेगा। ठीक है, सॉरी, बेचेगा, इसमें क्या लिखा है? खरीदेगा। ठीक है, तो खरीदेगा नहीं, वो बेचेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत था ना, ऐसे ही बिल्कुल बेसिक था ये, तो मतलब सबको आना चाहिए था। तो अगर यही बस पहला पता था तो पहला CD देखा, इसमें नसीब अच्छा था, आपको पहला वाला बिल्कुल बेसिक वो था, समझ होनी चाहिए थी इकोनॉमी की, वही होता, आराम से आपका आंसर आ जाता। तो इसका आंसर क्या था? केवल B आंसर था। ठीक है, 2 और 3। अगर आप पहले भी बिल्कुल श्योर होते ना तो आपको दूसरा और तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल हो गया। ठीक है, आगे के लिए वही है, इन्फ्लेशन आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लोगे। और जो RBI के जो टूल्स है ना, जैसे OMO है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसके पास ये टूल है। तो इसके अलावा जो रेपो वाला है, रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, बैंक रेट हो गया, उन सब के बारे में अपनी समझ अच्छी कर लोगे। ठीक है, दूसरा और तीसरा पढ़ लेते हैं, बस आंसर हमारा आ चुका है। तो इसका क्या था? यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। ठीक है, यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से RBI की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती थी। ठीक है, ठीक है ना, बस वही था, ये तो सबको पता होना चाहिए था, इन्फ्लेशन और OMO जो भी था। ठीक है, इजी आंसर था, इजी क्वेश्चन था, होना चाहिए था। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 पिछले साल भी था, इस साल भी था, और ना ये मेरे साथ गलत गया था। ठीक है, मैंने ये वाला पहला स्टेटमेंट इसका देखिएगा, यदि G20 और उसके साथ G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित एक पहल है, मतलब ये जो कोई पहल है ना G20 कॉमन फ्रेमवर्क, ठीक है, ये G20 और उसके साथ पेरिस क्लब, ये दोनों ने मिलकर ये पहल स्टार्ट की है। ठीक है, तो उस समय मुझे लगा था ना कि दो, ये शायद मैंने सुन नहीं रखा था, तो ये तो ठीक है, ये तो सब लोग जानेंगे G20 का है, तो G20 तो होगा ही होगा। मुझे इस पे डाउट था कि ये पेरिस क्लब है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने वहां तो गलत किया था, मुझे लगा था ना क्या पता ये क्योंकि ना यूपीएससी की ये है कि अगर कोई वो बॉडी देती है ना, अगर ऐसे फैक्चुअल वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अमूमन उसकी टेंडेंसी होती है यूपीएससी ना कि ये गलत कर देती है। सुन तो रखा नहीं था, तो मुझे लगा वही उसी एक्सट्रीम के साथ गया था कि ये गलत होगा। ठीक है, बट ये सही था, मतलब रियल में यही था आंसर इसका कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो है ना वो G20 और पेरिस क्लब दोनों ने मिलकर शुरू किया था। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट जनरल था बिल्कुल कि कोई बॉडी बनी है तो उसका क्या था, यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। ठीक है, तो इसका आंसर वहां रियल आंसर क्या था, यूपीएससी ने जो रिलीज किया ना उसका आंसर था 1 और 2 दोनों, और मैंने क्या किया था, मैंने किया था सिर्फ 2। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे ही करना होता है, जाना पहचाना था, आपको लेना चाहिए था, गलत होता कोई बात नहीं, आगे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पीछे जो स्टैटिक थे उसको हमने अच्छे से तो किया ना, भरपाई हो जाएगी इसकी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड की क्या लाभ है? ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, ठीक है, पढ़ रखा था मैंने, नहीं पढ़ रखा था, बट मैं गया था, मेरा आंसर सही था। ठीक है, देखिए कैसे सरकार जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। दूसरा क्या है, IIB इस स्टैंड बाय पे रखते हैं ना, मैंने वहां पे उसको स्टैंड बाय पे रखा था, ये अभी ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, देखता हूँ आगे चल के कोई स्टेटमेंट तो मिल ही जाएगा हेल्प करने के लिए।
आईआईबीज निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है। यस, इसका यही वो होता है, उद्देश्य होता है कि जो निवेशक होते हैं ना, जो हमारे निवेशक होते हैं, जो बॉन्ड में निवेश किए रहते हैं, तो इन्फ्लेशन से जो अनिश्चितता उत्पन्न होती है ना, उसी को समायोजित करने के लिए, उसी से उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए आईआईबी है। ठीक है, आईआईबी किया गया था। तो इस दूसरा तो बिल्कुल सही था। तो दूसरा सिर्फ एक में नहीं है ना, सिर्फ एक आंसर एलिमिनेट हुआ। तीसरा, आईआईबीज पर ब्याज और साथ ही पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स, दोनों ब्याज और कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। देखिए 2023 का हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, था सेम बिल्कुल यही लैंग्वेज थी ना, उसमें भी ऐसे दिया था कि शायद जो ब्याज होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, और पता नहीं जो उसका वो होता है मूलधन होता है उस पर लगता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही था ना, और हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर ऐसा कुछ होता है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स देता है कि इस पे लगता है इस पे नहीं लगता है, अमूमन चांसेस होते हैं कि वो गलत होता है। तो मैं इसी पे गया था। ठीक है, कि लॉजिक भी लग रहा था ना कि यार क्या बोल रहा है कि इसमें जो द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आई आर नॉट टैक्सेबल, मतलब दोनों पे नहीं लगेगा। थोड़ा सा एक्सट्रीम बोल रहा था ना कि दोनों में टैक्स नहीं लगेगा, तो ऐसे तो कुछ सुन नहीं रखा था। तो तीसरा मैं गलत के साथ गया था, तो तीसरा मैंने गलत किया था। तो अब देखो आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या था, 1 और 2। ठीक, तो पहला आंसर सही हो गया ना। सरकार जो है आईआईबीज के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को, जो ब्याज दर देती है ना, कूपन दर, उसको कम कर सकती है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा वो सिक्योरिटी प्रोवाइड किए थे ना। इनका लेन देन यही होता है, जितनी सिक्योरिटी, जितना रिस्क होता है उतना आपको रिटर्न मिलता है। तो चूंकि अब वो इन्फ्लेशन से आपको सुरक्षा मिल रही है ना, तो कूपन दरों को कम कर सकती है। साउंड भी बिल्कुल मॉडरेट कर रहा था, तो इस हिसाब से हम लोग इसको कर सकते थे। ठीक है, इजी था। यूपीएससी हेल्प कर देती है ऐसे ही, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आते हैं ना कि आपका कट ऑफ इजली से क्लियर हो जाए। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में, जो ई वाणिज्य फर्में होती हैं, इनके संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, अपने प्लेटफॉर्मों को ब्याज स्थान के रूप में प्रस्तुत करने बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। यही तो नहीं कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए अमेजन है, ठीक है, तो अपने वो प्लेटफॉर्म पे ना अमेजन का वो सेल नहीं कर सकता, ये तो है ना। तो ये वाला क्या था, अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। यही बात है। ठीक है, या तो यहां से पकड़ लेते, या आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था ना कि ऐसा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करेंगे ना तो फिर वो कंपटीशन मार्केट से गायब हो जाएगा, मोनोपोली उनकी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत था, तो पहला वाला गलत था। आगे 50-50 पे, अब तो करना ही करना है। ठीक है, दूसरा, वे अपने प्लेटफॉर्मों पर विक्रय किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह लिमिटेड है, यह सीमित है। द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। ठीक है, लैंग्वेज क्या कह रही है कि मान लीजिए अमेजन है, ठीक है, अमेजन है, तो उसमें वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, उनको कितनी डिग्री तक रखेगा। ठीक है, ये लिमिटेड है। तो मुझे तो वहां लॉजिक क्या लगा था ना, जब मैंने किया था, एक्चुअली मेरा गलत गया था। मैं इसी पे लैंग्वेज पे गया था कि हाँ ठीक है, अगर मार्केट को इक्वली सबके लिए बनाना है, इक्वल बनाना है ना, तो ये लिमिटेड होना चाहिए कि जो बड़े बड़े वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए लिमिटेड कर दो, ताकि जो छोटे छोटे वाले हैं उनके लिए थोड़ा स्पेस रहे, बेचारे भी उस पर काम कर सके। बट ना शायद ये यूपीएससी ने इसको गलत सही माना है। ठीक है, सही। वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। आई थिंक ना ये सीमित नहीं है, यूपीएससी के हिसाब से इसकी तो आंसर किया गया है। तो मैंने वहां पे तो बी मारा था। ठीक है, मैंने वहां पे बी मारा था, बट शायद यूपीएससी ने इसका आंसर डी मारा है, मतलब ये लिमिटेड नहीं है, ऐसे कुछ बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो इस बारे में अपनी जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर लोगे। बट मैंने किया तो ऐसे था। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि मैंने कैसे किया था, या जिन क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था ना, उसमें आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगला, ये इजी क्वेश्चन था इकोनॉमी का, वो जाना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन कौन से जो कार्यकलाप है वो अर्थव्यवस्था में रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमें यही पता होना चाहिए था ना कि रियल सेक्टर क्या होते हैं। तो रियल सेक्टर वे होते हैं ना जो एक्चुअल में वास्तविक रूप से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में संलग्न होते हैं, मतलब ये डायरेक्टली उत्पादन से संलग्न होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन होगा, किसान का अपने फसल काटना, हाँ उत्पादन कर रहा है ना, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास का
कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। यस, ये तो दोनों, इनमें तो कोई डाउट नहीं होगा, देख के ही पता चल जाएगा। तीसरा और चौथा देखोगे ना, इसमें देखो क्या है, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना। ठीक है, तो पैसे की लेन देन हो रही है, सीधा प्रोडक्शन नहीं हो रहा ना, ये हेल्प करेगा आगे चल के, जो वो व्यापारी कंपनी है ना, वो आगे चल के प्रोडक्शन करेगी, ये कर सकता है, बट डायरेक्ट तो उत्पादन नहीं हो रहा है। चौथा भी देख लो, किसी कारपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य में बांड जारी करना, वही पैसे की उगाही वो कर रहे हैं, मार्केट से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास। ठीक है, बट ये दोनों ना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में। ठीक है, ऊपर वाले दोनों लग रहा है ना कि हाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यही था। ठीक है, या तो आपको पता होता है ऐसे। ठीक है, चार ऑप्शन में से अगर देखोगे आप ना, तो आपको जो दो वाला ऊपर का है ना 1 और 2, ठीक है, वो और नीचे वाले दो, दोनों में पूरा अंतर दिखाई दे रहा है ना, कि हाँ दोनों से लग रहा है कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, और ये दोनों वाले पैसे पैसे हैं, तो या तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये तो पता होना चाहिए था थोड़ा सा वैसे। रियल सेक्टर, तो मैंने इसका 1-2 किया था, और इसका आंसर 1-2 ही है। ठीक है ना, इजी कहूंगा, इजी था। अगला, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स? ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली। ठीक है, अप्रत्यक्ष अंतरण हम लोगों ने बात की थी ना 2023 का, जब पेपर सॉल्व कर रहे थे, मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल आ रहे हैं ना, जो सिर्फ टर्म्स ऐसे टर्म्स लिख देगा, आप पहली बार वो टर्म्स जाके सीधा एग्जाम में सुनते हो। जैसे वो वाला कौन था, एरियल मेटाजीनोमिक्स कुछ करके था ना। ठीक है, ऐसे ही तो मैंने सुन तो नहीं रखा था। ठीक है, अप्रत्यक्ष अंतरण, फिर भी मैं वहां पे गया था और मेरा आंसर सही था। ठीक है, सो मैंने वहां पे क्या मारा था, प्लीज सॉल्व करते हैं ना यहीं पे। अप्रत्यक्ष अंतरण, कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती है। कुछ समझ में नहीं आया था मुझे वहां, चारों पढ़ लेते हैं ना, फिर देखते हैं कि मैच कौन सा करता है। कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती है। कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है। पहली बात तो ये जो अप्रत्यक्ष अंतरण है ना, थोड़ा नेगेटिव सेंस में है, ये मैंने वहां सेंस किया था कि थोड़ा नेगेटिव लग रहा है ना, कुछ इनडायरेक्ट ट्रांसफर टाइप का, मतलब नकारात्मक हो रहा है, तो भारत से भारत में नहीं, भारत से भेजेगी, तो ऐसा कुछ था। हालांकि भारत से, हाँ ठीक है, भारत के संदर्भ में कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और अपने शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। आई थिंक इसका आंसर यही था। अब वहां कौन सा लॉजिक हेल्प किया था आई डोंट नो, बट मेरे साथ डी मार दिया था। ठीक है ना, और मुझे ना दिक्कत यही थी, या तो सी होगा या तो डी होगा, तो मैंने वहां पे डी लिया था। रिस्की क्वेश्चन था ना, अगर ऐसा ये वाला रिस्की क्वेश्चन था, या तो आप स्किप कर सकते थे, ठीक है, या फिर ऐसे रिस्क ले सकते थे, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन कर दिया था। आई थिंक मुझे आंसर इसका मिल गया था। टफ क्वेश्चन था वैसे ये। ये वाला इजी था। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, कौन कौन से सही है कौन गलत है। पहला क्या है, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि पूंजी जोड़ना। ठीक है, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट करना जो आगे चल के हमारे प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, अगर आप अपने मान लो फर्म में नई टेक्नोलॉजी लगाते हो, तो आगे चल के वो आपको बेनिफिट देगा ना, आपके मूल्यवर्धन होगा। ठीक है, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल था, कोई सोचना नहीं था। नई टेक्नोलॉजी पूंजीगत व्यय है, बिल्कुल है, आपकी एसेट क्रिएट हो रही है ना। दूसरा, और वैसे भी ना, जब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, आई थिंक जब बजट का जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आता है। एक आपका आता है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू, हाँ, वो जो मैंने टॉपिक बताया था ना, उसमें से बजट भी है। आपका जो बजट वाला है ना, उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सो आप ये भी प्रिपेयर कर लोगे अपनी इकोनॉमी वाले में। 4-5 ही तो चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल में क्या होता है, या तो आपकी एसेट क्रिएट होती है, ठीक है, या तो आपकी लाइबिलिटी कम होती है, लाइबिलिटी कम होती है। तो ये बताइए, अगर नई तकनीकी आप ला रहे हो ना, तो उससे आपकी पूंजी बढ़ रही है ना, तो यस, ऐसे पढ़ सकते थे।
या फिर सिंपली लॉजिक लगा सकते थे। दूसरा, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। हिंदी थोड़ी टफ है, इंग्लिश देख लीजिए। जो डेट की फाइनेंसिंग होती है इज कंसीडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग कंसीडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उल्टा कर दिया है, ठीक है। यूपीएससी का उस दिन हम लोगों ने बोला था ना कि अगर बिल्कुल दो टर्म्स है ना, तो जरा वहां सतर्क हो जाएगी कहीं उनको आपस में बदल तो नहीं दिया गया है, जैसे वो क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल में हुआ था। तो यस, यही हुआ है कि जो डेट फाइनेंसिंग होती है ना, वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है ना, इक्विटी फाइनेंसिंग होती है तो अपनी एसेट कम करके आप देते हो, तो वो आपका जो होता है वो कैपिटल फाइनेंसिंग होती है, ठीक है। तो यही था, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला क्या था, गलत था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था, आई थिंक ये वाला होना ही चाहिए था आपका। तो इसका आंसर क्या था, ए आंसर होगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार करना था। पहला, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग जो होता है वो सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंसिंग सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोविंग। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है सर? हमारे जो घरेलू क्षेत्र की बचत होती है, एक जो उसका छोटा सा सेक्शन है या फिर जो भी सेक्शन है, वो सरकारी ऋण ग्रहण करने के लिए जाता है। बिल्कुल लॉजिकली सही था ना, बहुत ज्यादा वहां दिमाग नहीं लगाना था, मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। मुझे सही लगा था, मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट किया था। और आपको भी लगेगा कि हाँ, जो घरेलू सेक्टर की जो बचत होती है ना, वो सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है, तो यस, जाता है। दूसरा, नीलामी में बाजार संबंधी दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां जो होती हैं, आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। डेटेड सिक्योरिटीज इश्यूड एट मार्केट रिलेटेड रेटेड इन ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट इन इंटरनल डेप्थ। उस साल के ये बजट से क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें बताया गया होगा कि जो डेटेड सिक्योरिटी होती है इश्यूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट, ठीक है, सही है। उस साल का बजट में क्वेश्चन था, या फिर अब लॉजिक तो यही लग रहा है ना, क्या कि जो दिनांकित प्रतिभूतियां होती हैं जिनको मतलब होता है कि नहीं कि मैच्योरिटी पीरियड इतनी है, ठीक है, तो वो आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। ये भी आई थिंक सही था, तो मैंने इसको दोनों सही मान लिया था, ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चन में ना, और ये पहला वाला तो बिल्कुल स्टेटमेंट जनरल था, ये वाला इसमें तो कोई डाउट नहीं होता। दूसरे में आपको प्रॉब्लम हो सकती थी कि हाँ, ये जो डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, वो धन उगाही का सबसे बड़ा साधन होती है कि नहीं, या फिर साधन होती है कि नहीं। वैसे भी इसका जनरल ही था, आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। सिंपल से ये भी नहीं बोला है कि सबसे बड़ा साधन है, सिंपल से बोला है कि एक बड़ा घटक होती है, यस, होती है डेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। हाँ, 11 वाले क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट इसका था, किसके संदर्भ में है ये देखते हैं। जो ए एच शान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। ये बस सुना सुना था कि अवमानना अधिनियम जो होती है 1971 में बना था, ठीक है। बट ये मुझे नहीं पता था ना कि इन समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में बना था। तो ऐसे जब पहला था ना, तो इसको स्टैंड बाई पे रखिए कि मे भी अभी आगे हेल्प करेगा। तो मैंने इसको स्टैंड बाई पे रखा था कि आगे देखते हूँ कुछ हेल्प मिलेगी, मिल जाती है ऐसे क्वेश्चन में। हाँ, इस वाले में अगर ऐसा फ्रेमवर्क होता था ना, तब मिलती थी, अभी तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरा, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। यस, आपको पता होगा ना, जो उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, इनको अभिलेख न्यायालय की शक्ति मिली हुई है, ठीक है। और अभिलेख न्यायालय की शक्ति में आई थिंक इनका आर्टिकल कितना है, 129, उसका 215, इसका देख लीजिएगा, इसका तो 129 पक्का है, ठीक है, 129, ठीक है। तो इसमें यही है कि उनको अवमानना के दंड देने की शक्ति है, ठीक है ना। तो ये दूसरा वाला तो बिल्कुल इजी था, पढ़ते भी हैं हम लोग ना, वो लिखा भी हुआ है आर्टिकल 129, जब भी पढ़ते हैं, अगर आप कोर्ट वाला पढ़ते हो ना, तो उसमें आता है बिल्कुल, एक अलग से हेडिंग आती है, अवमानना, ठीक है, न्यायालय की अवमानना। तो दूसरा बिल्कुल सही था। जब दूसरा बिल्कुल सही था, तो आपको यहाँ से सी गायब हो जाता, ये तीसरा गायब होता है, मतलब ए वाला अल्टीमेटली सही था। तो देखिए, जो हम लोगों ने वो स्टैंड बाई पे रखा था ना, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो मिल ही गया, ठीक है।
सो अब चौथा देखते हैं, यानी कि तीसरा भी ऑटोमेटिक है तो तीसरा तो खत्म ही हो जाइए। और वैसे भी क्या है, भारत का जो संविधान होता है वो सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना इसको परिभाषित करता है क्या। मैंने उस दिन बताया था ना 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन था कि जहां अगर ये लिखे ना कि भारत का संविधान परिभाषित करता है, व्याख्यायित करता है, स्पष्ट करता है, उस पर थोड़ा सा ना सतर्क हो जाइए, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत डिटेल में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जस्ट ऊपरी ऊपरी खाका खींच दिया गया है, बाकी काम किसमें छोड़ दिया गया है, संसद पे। ठीक है, तो तीसरा तो वैसे भी गलत हो जाता। ठीक है, और वो ऑलरेडी गलत था, उसमें देखना भी नहीं था। चौथा ये देखते हैं, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद की मतलब जो शक्ति है ना वो संसद में निहित है। यस, तो आपको पता है ना राज्य तो अलग अलग बनाते नहीं है, ये जो अवमानना अधिनियम 1971 है ना उसको संसद ने ही बनाया है। ठीक है, और याद रखिए, और लॉजिक भी लग रहा है ना कि पूरे देश में एकरूपता स्थापित करने के लिए शक्ति किसको होनी चाहिए, ये शक्ति होनी चाहिए आपको उधर संसद में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 का 4। गाना बन गया। तो यहां से आप क्या कर लोगे, जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो जो होता है ना एक बार देख लोगे, न्यायालय अवमानना होगी तो उसकी जो जो अधिकारिता वगैरह है ना वो आप देख लोगे वहां से। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो वो अपने न्यायालय वाला है ना उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो आपका जो है आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और जो अधीनस्थ न्यायालय वाले होते हैं वो सब आप वहां से देख लोगे। ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फॉर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और जो पेटेंट न्यायवादी होते हैं वो अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे हुए हैं। और 2023 में हम लोगों ने इस थीम पे क्वेश्चन किया था ना कि अगर यूपीएससी जो ना अगर सेंटेंस को बहुत जटिल बना रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स बना रही है इन सब वर्ड का यूज करके, ठीक है, बट वाला दो सेंटेंस है उनको जोड़ रही है, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं ना कि उनमें फेर बदल हो जाएगी। और याद रखिएगा ना अगर बहुत सारे टर्म्स यूज हो रहे हैं, इसमें देखिए क्या है, सरकारी विधि अधिकारी है, विधिक फर्म है, ठीक है, इसके अलावा कॉर्पोरेट वकील हैं, पेटेंट न्यायवादी हैं, चार चीज के बारे में है। कोई ना कोई फैक्ट अगर गड़बड़ करने की संभावना हो जाती है ना तो इस लॉजिक पे जो अगर इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं ना उनके गलत होने के चांसेस होते हैं। तो या तो आपको पता होता तो उस आप गलत कर लेते, या फिर इस गेस वाले पे, एलिमिनेशन वाले पे, कि अगर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हुआ है ना तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि वो गलत होगा। तो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड जो लीगल फॉर्म्स होती है ना तो ये तो बाकी सही है, इसमें जो लीगल फॉर्म होता है उनको लायर्स की उनकी अधिवक्ता जो है ना उनको अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो या तो आपको ये पता होता कि जो वैदिक फॉर्में होती हैं वो लॉयर नहीं, एडवोकेट नहीं होती हैं। ठीक है, एडवोकेट नहीं होती हैं, तो इस हिसाब से ये पहला गलत था। कॉम्प्लेक्स था ना बिल्कुल, देखो ना क्या लिखा, इतना लंबा सा सेंटेंस लिखा है, और ये वाला इसकी वजह से जो है ना ये कॉम्प्लेक्स बन गया है ना। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट corporate lawyers and patent attorneys are excluded from the recognition as advocates। तो किंतु परंतु चांसेस होता है कि गलत हो जाएगा। ठीक है, विधि की परिषद बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकतित करने की शक्ति है। बहुत जनरल से बता रहा है, एक्सप्लेन अगर जहां करे ना तो बहुत हद तक चांसेस होता है कि सही हो रहा है। तो वो विधि जो बार काउंसिल होती हैं उनके बारे में बता रहा है कि विधि जो बार काउंसिल होती हैं उनके ये अधिकारिता होती है, इनके ये कार्य होते हैं। सो बहुत जनरल सेंस कर रहा था, ऐसा कुछ एक्सट्रीम भी नहीं कर रहा था, तो सही था ये वाला। ठीक है, इजी था, इजी कह सकते हैं। हम्म जैसे मैंने बात की थी ना कि जो इकोनॉमी वाले क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं, वो वहां गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अपनी इकोनॉमी अगर आप स्टैटिक ठीक ठाक रखते हो ना, जैसे देखो इकोनॉमी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, 10 12 क्वेश्चन किए ना, 10 क्वेश्चन। ठीक है, और लगभग क्वेश्चन उसमें से 8 क्वेश्चन तो ना हम लोगों के बिल्कुल रेंज में थे, ऐसा नहीं जिसमें हम लोग गैस करना था। एक दो क्वेश्चन था ना, शायद 2 क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा रिस्क लेने की जरूरत थी, बाकी आपको या तो बिल्कुल कोर नॉलेज होती वहां से हेल्प हो जा रहा था, या यूपीएससी खुद ही हेल्प कर दे रही थी। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन होता है यूपीएससी भी, बिलीव कीजिए हर साल के पेपर देखोगे ना तो खुद अंदाजा लग जाएगा कि एक लेवल पढ़ लेंगे उसके बाद तो हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही पॉलिटी है, पॉलिटी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 20 क्वेश्चन आते हैं, इवन इसका वेटेज तो जो है वो उससे भी अधिक है, जो इकोनॉमी है ना उससे भी इसका वेटेज अधिक है। क्वेश्चन बिल्कुल एक ही मोटी सी बुक है अपनी लक्ष्मीकांत, वहीं से उठ के आते हैं, तो इतना तो यार पढ़ते हैं हम लोग ना कि लक्ष्मीकांत पूरा रट डालें, तो वहां से रट डालेंगे, प्लस अगर उसको सप्लीमेंट कर लोगे किससे, जो करंट अफेयर आता है।
ठीक है, वहां से सप्लीमेंट कर लो, 2 चीज हो गया। और तीसरा काम थोड़े से एलिमिनेट और गैस करने का कर लो, तो 20 में से आपके 17 18 आराम से हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप छोड़ोगे तो लोगों से औरों से पिछड़ जाओगे, क्योंकि आप नहीं करोगे, कोई दूसरा तो पक्का कर रहा होगा, तो वहां लीड ले लेगा वो। ठीक है ना। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। आर्टिकल 368 में हम लोगों ने पढ़ा है ना संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया। ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ पढ़ा है क्या कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है ना, संविधान संशोधन से पहले हम लोग राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं लेते हैं। ठीक है, चाहे दोनों सदन में कोई भी ला सकता है, चाहे मंत्री लाए, कोई भी सदस्य लाए, दोनों सदनों में ला सकता है। तो ये पूरी देख लोगे ना आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया क्या क्या होती है। ठीक है, किस सदन में लाया जा सकता है, कौन ला सकता है, पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं, साधारण टाइप के होते हैं, फिर विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत में भी 2 प्रकार का होता है, सब कुछ का सब कुछ। ठीक है, तो संविधान संशोधन और इस थीम पे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी पूछा हुआ है, और आई थिंक अगला वाला भी तो था ना जो हम लोगों ने बोला था, वो अमेंडमेंट वाला, फर्स्ट वाला जो था नवीन अनुसूची का, तो वहां से अगर करते तो हो भी सकता था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या था, पक्का गलत था ना, सब लोग पढ़ते हैं भाई कि पूर्वापेक्षा नहीं होती है, तो बस पढ़ना ही नहीं था, एक था, आंसर आ गया आपका। पहले तो यही सहूलियत थी ना, आपको जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वही पकड़ लो कि जहां जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद तो तुरंत आंसर आ जाता था, या तो 2 एलिमिनेट हो जाता था या फिर सीधा आंसर आ जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया था, बिल्कुल सही था, पहला आप श्योर हो बिल्कुल, वही एलिमिनेट करो, आंसर आ गया। ठीक है, तो दूसरा बस पढ़ लेते हैं ना, आंसर तुम्हारा आ गया है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि वे अपनी अनुमति दें। आल्दो, ये हम लोगों ने कल उस दिन बात की थी ना 2023 वाले में, कि अगर वो बाध्यकर ऐसे कुछ बोल रहा है ना, बाध्यकर, बाध्यकारी, बिल्कुल एक्सट्रीम वाले वर्ड्स, तो चांसेस होता है कि वो गलत होंगे, लेकिन ये वाला सही है। ठीक है, और हम लोग इसको पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठ के आ गया है। जब ये आर्टिकल 368 वाला जो पूरा पढ़ोगे ना, तो ये वाला तो टर्म आता है ना कि दोनों सदनों से पारित करने के पश्चात जब राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति होती है, और एक तो वहां पढ़ते हैं, साथ ही जो आप संविधान संशोधन वाला पढ़ते हो ना, तो उसमें जो 24वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें यही तो है ना कि वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति उसको अनुमति देगा। ठीक है, राष्ट्रपति की बाध्यता होती है कि वो उस पर अनुमति देगा। ठीक है, तो होना चाहिए था, नहीं पता होता तो भी आपको पहला तो पता था, आंसर तो आ ही चुका था। तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। यस, हमें भी पता है कि आर्टिकल 108 के तहत जो संयुक्त बैठक होती है, किन किन मामलों में नहीं हो सकती है। तो एक आपका क्या है, यही संविधान संशोधन विधेयक था, और दूसरा क्या है, जो धन विधेयक होता है ना, उसमें भी आप संयुक्त बैठक नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक था, और हो जाना चाहिए था अब तो मुझसे ना। आगे के लिए वही है, ये जहां जो जो आ गया ना, आप सब लोग देख लोगे, संविधान संशोधन विधेयक पूरा आप पढ़ लोगे। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति, इसको एक बार देख लोगे, संयुक्त बैठक का जो जो प्रावधान है ना, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो आप संयुक्त बैठक से रिलेटेड जो जो कुछ भी है, ठीक है, देख लोगे आप लोग। 14वां, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। जहां मैंने आप लोग से बोला था ना कि जहां ये बोल दे कि भारत का संविधान ये करता है, वहीं वो गलत हो जाएगा, तो गलत था, और हमें भी पता है कि संविधान ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है ना, 4 श्रेणी में तो नहीं करता है, पक्का नहीं करता है, तो पहला वाला गलत था। ठीक है, दूसरा क्या है, सरकार में मंत्रियों की जो कुल संख्या होती है, वो प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यस, जब हम लोग मंत्रिपरिषद का आकार पढ़ते हैं ना, तो उसमें कौन सा संविधान संशोधन है, आई थिंक 93वां संविधान संशोधन है, देख लीजिएगा आप लोग। 93वां जो संविधान संशोधन है ना, 93 वाला, 2003 के आसपास आया था, उसमें जो मंत्रिपरिषद की आकार जो है ना, मंत्रिपरिषद की जो संख्या है, वो तय की गई थी, और बिल्कुल सही तय की गई थी कि प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके, ठीक है, लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है उसके 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है ना जो आप लोग नहीं पढ़ते होगा, लक्ष्मीकांत पढ़ते होगे, ईमानदारी से पढ़ते होगे ना, बिल्कुल बिल्कुल आपने सुना होगा। ठीक है ना, तो ये इजी था। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है, अनन्य मतलब उस पर कोई दूसरा
नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोकसभा है ना अपनी शक्तियां राज्यसभा के साथ शेयर करती है। ठीक है, कुछ कुछ में दोनों की बराबर शक्ति होती है, कुछ में लोकसभा की अनन्य शक्ति होती है, कुछ में राज्यसभा की अनन्य शक्ति होती है। ठीक है, तो आगे के लिए आप यही करोगे। ठीक है, ये मेंस के लिए वैसे भी हम लोग प्रिपेयर ही करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग देख लोगे। ठीक है, कि लोकसभा किन किन मामलों में और राज्यसभा बराबर है, दोनों में वो डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है ना, तो फॉलोइंग द एक्सक्लूसिव, हाँ एक्सक्लूसिव कौन कौन सा है। पहली बात, आपात की जो उद्घोषणा है उसका अनुसमर्थन करना क्या लोकसभा की अनन्य शक्ति है? नहीं, वो राज्यसभा की भी अनुमति की आवश्यकता होती है। ये हम लोग जब पढ़ते हैं, जब ये लोकसभा राज्यसभा वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी पढ़ते हैं, और जब राष्ट्रीय आपातकाल, वो जो आपातकाल का जो चैप्टर है ना 352, 56 एंड 60 वाला, वहां भी हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपातकाल लगता है तो फिर अनुमति के लिए वो संसद में जाता है, और संसद में फिर दोनों की समर्थन की आवश्यकता होती है ना। तो इस हिसाब से ये जो पहला था सबको पता होना चाहिए, और गलत है तो जो पहला गलत है तो आपका यहां से देखिए एलिमिनेट हो गया है 1 2 एंड 1 इन 3। ठीक है ना, तो यानी कि या तो 2 सही होगा और या तो 3 सही होगा। ठीक है ना, और यानी कि 3 तो हो ही नहीं सकता, सॉरी सॉरी हो सकता है, देखते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यस, ये जो है ना लोकसभा की अनन्य शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भी है ना कि जो हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है, तो जो संसदीय व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद होती है ना, मंत्रिपरिषद किसके प्रति वो उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है ना, तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो कहाँ ला सकते हो आप? वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही ला सकते हो। ठीक है ना, तो हम लोग ये पढ़ते भी हैं। तो 2 तो पक्का सही है, तो हो गया आंसर खत्म, तीसरा हो ही नहीं सकता। और तीसरा वैसे भी है, क्या है? भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, दोनों सदनों में लाया जा सकता है, दोनों में से किसी में भी स्टार्ट कर सकते हो, या तो राज्यसभा में पहले स्टार्ट कर लो या फिर लोकसभा में पहले स्टार्ट कर लो, और दोनों को विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए ना। तो ये सब हम लोग राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इजी था, बहुत इजी था, बिल्कुल इजी था, बच्चा बच्चा कर लेगा इसका। आई थिंक आप लोगों का सही हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये वाला मतलब इसका ये पूरा क्या दिखा रहा है ना, बिल्कुल बेसिक उठ के आ रहा है। अगर यहाँ पे गलत करते हो तो फिर माफी नहीं है, फिर आप पिछड़ जाओगे और उसे। भारत में जो दल बदल विरोधी कानून है आपका, ठीक है, बहुत अच्छा, वो चर्चित टॉपिक है ना, सब लोग पढ़ते होंगे आई थिंक। उसके संदर्भ में विचार करना था। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के बाद 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने ना कि जो दल बदल है वो किस किस आधार पे माना जाएगा। तो जो आपके नाम निर्दिष्ट होते हैं ना विधायक, ठीक है, उनके संदर्भ में यही बात होती है कि अगर वो 6 महीने तक शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं ना तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। ये तो हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला वाला गलत है, पक्का गलत है, हो गया 50% पहुंच गए। दूसरा देख लीजिए, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला निश्चित विनिश्चित करना होता है। बिल्कुल सही है। एक्चुअली ना ये जो दल बदल विरोधी कानून है ये आप लोग मेंस में पढ़ते हो, तो जब हम लोग मेंस की एनालिसिस करते हैं ना कि इसकी कमियां क्या क्या हैं, तो यही इसकी कमी निकल के आती है। दूसरा वाला कि ये जो उसका अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का अध्यक्ष होता है या फिर विधानसभा का अध्यक्ष होता है, उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं देता है कि आपको जो ये सदस्यता वाली जो है ना उसको बाहर करना है कि नहीं करना है, इस पे कितने टाइम फ्रेम में निर्णय देना है। ठीक है, तो वहीं फिर निकल आता है कि जो अध्यक्ष होता है ना वो थोड़ी धांधली करता है, क्योंकि वो चुना गया तो होता है सत्ता पक्ष से, तो वो किसका फेवर करता है? सत्ता पक्ष का ही फेवर करता है। ठीक है, अगर विपक्षी वाले कोई होते हैं तो उनको जल्दी से बाहर कर देता है, और अपने वाले होते हैं ना उनको लटकाए रखता है, तो पूरा उनका पूरा कार्यकाल पूरा कर लेता है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग बिल्कुल पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपको नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे फिर हम लोग क्या सीख मिलती है? यही इस कानून के बारे में कौन सा है? 52nd अमेंडमेंट 1985 शेड्यूल 10। ठीक है, तो इसके बारे में आप पूरा देख लोगे, किस किस आधारों पे अयोग्यता हो सकती है वो पूरा देख लोगे, बस यही है। ठीक है, बाकी ये तो मेंस का टॉपिक है, जब मेंस में आता है ना तो हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं कि ये क्यों लाया गया था, इसकी कमियां क्या क्या अभी दिख रही है, मतलब इसने लाभ क्या क्या हुआ है, फिर इसकी कमियां पढ़ते हैं, फिर भी फॉरवर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो सब तो मेंस की चीज है, बट एटलीस्ट इतना तो आप देख लोगे ना।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारत का महान्यायवादी होता है और भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है, ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। इनकी लैंग्वेज पढ़िएगा, दो दो एक्सट्रीम बोल रहे हैं, ही और एकमात्र, ठीक है ना, एक्सट्रीम जा रहा है ना, तो यस। और ये भी फैक्ट था कि इसमें जो साथ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, उसको संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। तो एक तो स्ट्रिंग भी था और एक ये वाला साथ फैक्ट था, ठीक है ना। तो इस पे से पहला गलत कर सकते थे। फिर वही बात है ना कि ये स्टैटिक का टॉपिक है, आर्टिकल 88 हम लोग पढ़ते भी है ना, ठीक है, इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो ये वाला तो गलत नहीं होना चाहिए था। लगभग देखिए पॉलिटी के जितने क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आपकी एक वो बुक है लक्ष्मीकांत, वहीं से उठ के आ रहे हैं, और लगभग ये पूरे साल न्यूज में रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे रैंडम रैंडम आ गया है, तो होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा, भारत के संविधान के अनुसार भारत का जो महान न्यायवादी होता है अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उनको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। पहली बार जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा बिल्कुल सही, हाँ ऐसा ही तो होता है कि जो महान्यायवादी होता है जैसे ही सरकार हटती है ना उसके बाद वो इस्तीफा दे देता है। इतना तक तो सेंस है, सही है। लेकिन ये वाला पहला वाला पढ़िए आप लोग कि भारत के संविधान के अनुसार ऐसा कुछ होता है क्या? भारत के संविधान के किस आर्टिकल में ऐसा मेंशन है कि ये होता है? ये जस्ट एक परंपरा है, क्लियरली मेंशन भी है। जब हम लोग आर्टिकल 88 वाला पढ़ते हैं ना महान्यायवादी का, तो सब कुछ तो हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ इसकी नियुक्ति कौन करता है, क्या क्या कर सकता है। लास्ट में पढ़ते हैं कि उसकी पद मुक्ति कैसे होती है। तो पद मुक्ति ऐसे ही होती है ना, या तो राष्ट्रपति को अपना वो दे देगा, इस्तीफा दे देगा, या फिर वो जैसे ही सत्ता खत्म होती है ना तो वो रिजाइन करता है, स्वेच्छा से रिजाइन करता है, ठीक है ना। सो ये होता है। तो इसका संविधान में वर्णन नहीं है, ठीक है, ये एक चलन है, बन चुका है, परिपाटी बन चुकी है, ठीक है ना। तो ये वाला आप पकड़ लीजिए, जहां अगर जैसे लिख जाए ना कि भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान में यह स्पष्ट किया गया है, ये वर्णन किया गया है, तो चांसेस होते हैं कि वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां अपनी थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे आप तो दूसरा भी गलत है ना, पहला गलत ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिया जाएगा। और आई थिंक से है ना अपने वाले एग्जाम में मैंने ये गलत किया था, पहला तो गलत हो गया था, दूसरा वाला है ना मैंने सर पहले देखा ही नहीं था, बस सीधा गया था। आई थिंक वहां पे गलत हो गया था, पेपर में कहाँ गुम हो गया मुझे पता नहीं है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ मैंने इसको क्या किया था, बट ये लॉजिक लगेगा ना, तो आप लोग ऐसे कीजिएगा। 18, भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो रिट अधिकारिता है ना बिल्कुल पता होना चाहिए, आर्टिकल 32, एंड ये तो सुप्रीम कोर्ट का हो गया आर्टिकल 226, ये आपका हाई कोर्ट के हो गया। आगे के लिए आप लोग क्या करोगे, ये रिट अधिकारिता पूरा पढ़ लोगे, क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, तो जो पांचों रिट होती है उनके बारे में देख लोगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता होती है ना, इसके बीच में कुछ डिफरेंस होता है, तो वो आप डिफरेंस देख लोगे आगे के लिए, ठीक है ना। तो यही है, भारत के न्यायालय द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं जारी होगा। बिल्कुल यही होता है ना, जब हम लोग मैंडेमस पढ़ते हैं तो मैंडेमस यही होता है कि पहली बात तो आप प्राइवेट संगठन, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी कर सकते हो, और करना भी हो तो तभी करोगे ना जब उसे कोई सार्वजनिक कार्य सौंपा गया हो। तो ये तो पहला बिल्कुल सही था, यहां से एक आंसर एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश जारी नहीं होगा। देखो लैंग्वेज इसकी बड़ी स्ट्रीम से कर रही है ना कि कोई कंपनी के विरुद्ध मैंडेमस विल नॉट बी अगेंस्ट लाइन कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। जो हम लोगों ने लॉजिक पढ़ा ना कि बहुत अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साउंड करे, थोड़ा एक्सट्रीम साउंड करे, तो ये गलत होता है, लेकिन ना सही है, यूपीएससी ने इसको सही माना है। और हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना, तो शायद लक्ष्मीकांत में मैंने ये पढ़ भी नहीं रखा था, ठीक है। तो अब तो याद रखिए लोग ना कि जो किसी भी कंपनी के विरुद्ध जो होता है वो मैंडेमस जारी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर यूपीएससी ने तीनों मारा है, और वहां पे शायद मैंने जो है ना 1 और 3 किया था, ठीक है। तो बट इस हिसाब से आप ये कर लोगे और इस क्वेश्चन से आप इतनी सीख ले लोगे, ठीक है ना। तीसरा वाला क्या है, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार परीक्षा कुओ वारंटे रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए पटिशनर बन सकता है। ये ठीक था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? 1 2 3, ठीक है। तो आप जो भी 5 रिटें होती हैं आपका कौन कौन सा होता है? पहला होता है जो होता है देख लीजिएगा आप लोग, बंदे प्रत्यक्षीकरण होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये वाला इजी था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, फिर 2023 वाली थीम याद कीजिए आप लोग,
कि जो बहुत चर्चित योजनाएं होती है ना, जो साल भर कहीं न कहीं न्यूज में अपना स्थान बनाती हैं, तो यूपीएससी उनके बारे में क्वेश्चन पूछती है। तो वही क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। इसकी लैंग्वेज देखिए क्या बोल रहा है ना, अवश्य अपनाना चाहिए, बाध्यकारी बना रहा है ना। मैंने क्या बोला था कि जो एक्सट्रीम होता है ना, बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि गलत हो जाएगा। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्टेड, ठीक है, तो इतना नहीं चलता भाई, सहमति चलती है। तो पहला खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका, सोचना भी नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 आएगा। तो वो तो यहाँ करना था, 2 स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिएगा। चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, अंततोगत्वा अल्टीमेटली भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। इतनी एक्सट्रीम बात बिल्कुल 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 गलत हो जाएगी ना। क्या बोल रहा है, एज इट इज एम टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, सेंटेंस वर्ड था। ठीक है, तो पहला दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका तीसरा बनेगा। ठीक है, तो ये इजी था ना क्वेश्चन, आपकी हेल्प कर दिया यूपीएससी ने। ठीक है, नहीं पढ़े होते तो भी आराम से कर लेते थे। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये करंट अफेयर था ना, क्योंकि न्यूज में चल रहा था, सरकार ने जो ना वो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसकी नियुक्ति नहीं की थी, तो फिर वो उस संदर्भ में न्यूज में था और ये करंट अफेयर बन गया था। ठीक है, तो यही था। लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, तो यही होता है कि जो उपाध्यक्ष की निर्वाचन किस डेट को होगी ना, उसका निर्धारण कौन करता है, अध्यक्ष करता है। ठीक है ना, तो ये तो पहला बेसिक था, बिल्कुल पढ़ते हो भाई, इसको तो पता होना चाहिए था। जब हम लोग किसका पढ़ते हैं, लोकसभा में अधिकारी वगैरह पढ़ते हैं ना, लोकसभा के अधिकारी, तो उसमें अध्यक्ष का पढ़ते हैं और अध्यक्ष के साथ फिर उपाध्यक्ष का पढ़ते हैं ना, और नियुक्ति की पढ़ते हैं कि नियुक्ति की डेट जो होती है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। तो पहला इस हिसाब से सही था। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। वन बचा क्या, 1 एंड 3, 1 2 3, मतलब तीसरा वाला ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है ना, चौथा आपको देखना ही नहीं देखना है, हो गया। यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से हो या शासक दल से होगा। इसका इधर देखिए, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, बस यही इसी को पकड़ लीजिएगा आप लोग। देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। तो ये मैंडेटरी नहीं है भाई, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। आई थिंक ना 10वीं लोकसभा तक तो ये क्या था, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का जो पद होता था ना, दोनों सत्ता पक्ष से होता था। उसके बाद ये नवाचार बना है हमारे, आम सहमति बनी है। ठीक है, आम सहमति बनी है कि वो जो उपाध्यक्ष होगा वो कैसे होगा, मुख्य जो विपक्षी दल होगा वहां से आएगा। ठीक है ना, तो ये आज्ञापक उपबंध नहीं है, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। तो इस बेस पे आप दूसरा गलत कर सकते थे। या तो आपको बिल्कुल पता होगा यार, जब हम लोग उपाध्यक्ष का पद पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल यही दिया जाता है, वही वाला, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना, ये चेंज हुआ है। ठीक है, 10वीं लोकसभा तक ऐसे होता था, उसके बाद अब विपक्षी दल का बनता है। ठीक है, तो दूसरा वाला यहां से खत्म हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, 1 एंड 3। कर क्या सकते हैं हम लोग, वही अब अध्यक्ष के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, नियुक्ति, पदमुक्ति, क्या क्या कार्य होता है। उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ लेंगे, विधानसभाओं के बारे में से ही पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो ये था, बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था, हो जाना चाहिए था। ठीक है, पॉलिटी का खत्म था, लगभग पॉलिटी के क्वेश्चन इजी थे ना। आई थिंक मेरा एक वहां पे गलत हो गया था, बाकी सारा सही था। ठीक है, आप लोगों का भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर एक बुक पढ़ते हो अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, तो फिर हो जाना चाहिए था। अगला इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव उद्भवी स्रोत है। ठीक है, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड कौन निकालेगा भाई, बच्चा बच्चा जानता होगा ना। कपास की सॉरी धान की जो खेती करते हो आप, तो धान की खेती से क्या निकलता है, वही धान की खेती में हम वाटर लॉगिंग कर लेते हैं ना, जल भराव ज्यादा होता है, तो जल भराव होता है ना, तो वहां सड़न होती है, उससे फिर मेथेन निकलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना, हो जाना चाहिए था, कोई मतलब होना ही प्रॉब्लम ही नहीं थी। साथ में देख लो, हर साल जो होता है ना, यूपीएससी कई बार इस ये क्वेश्चन बना है। पिछली बार आई थिंक गन्ना बना था, फिर ऐसे गेहूं के बारे में, ऐसे धान के बारे में, तो आगे आप चेक कर लोगे पूरा। ठीक है, किसकी फसल है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल, पानी कितना चाहिए, मिट्टी कौन सी चाहिए, एक बार आप लोग जरा देख लोगे इसको। पिछली बार आई थिंक पूछा था ना कि किसमें वो जाड़े वाड़े में क्या होता है, पानी ऐसा कुछ होता है, तो उसका आंसर गन्ना था। तो इस बार क्या है, धान था। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था ना, यही तो हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में।
कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों को बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, उसके क्या परिणाम होते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला था कोई अगर नवाचारी वाली पद्धति होती, 2023 में बात की थी ना, कि अगर कोई नवीन प्रणाली की खोज हुई है, कोई इनोवेशन हुआ है, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं ना कि उसके आंसर सारे के सारे सही होंगे। ठीक है, और अगर इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे देखो ये कोई स्कीम लाई गई है तो जाहिर सी बात अच्छी के लिए लाई होगी ना, तो अगर कोई पॉजिटिव स्कीम है या फिर पॉजिटिव कोई नवाचार है, इनोवेशन है, ठीक है, तो जितने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे ना, सारे के सारे सही हो जाते हैं, सारे के सारे सही हो जाते हैं। तो ये जो धान गहनता प्रणाली है, बीजों की आवश्यकता कम होगी, ठीक है, कम होगी, मीथेन का कम उत्पादन होगा, होगा, बिजली की कम खपत होगी, होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ये लॉजिक लगाना था, पढ़े नहीं हो तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था इसमें। अगला, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल चुकी है? यूपीएससी थीम रिपीट करती है ना, क्योंकि आप लोगों ने जब पीवाईक्यू अगर देखा होगा कभी ना, तो एक साल से ऐसे कुछ पूछा था, आरएलसी के बारे में पूछा था ना, कि इसमें से जो कौन सा है झील थी, उसका जो आकार है ना पिछले कई रिड्यूस हो गया है, जो न्यूज में चर्चित रही है, ऐसी कुछ लैंग्वेज थी, तो उसका आंसर क्या था? आरएलसी। तो हमारी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ना कि एक बार गूगल कर ले कि कौन कौन सी ऐसी वर्ल्ड में जो लेक्स हैं जो अपने एग्जिस्टेंस से मतलब वो खत्म होने के कगार पे आ गई हैं, या फिर सूख चुकी हैं, या फिर सूख रही हैं, जिनका पानी काफी कम हो गया होगा। तो अफ्रीका में जाते हो तो फिर ये पढ़ लेते, मैंने नहीं पढ़ रखा था। ठीक है, लेकिन अफ्रीका के जब आप लोग लेक्स पढ़ते हो ना, लेक विक्टोरिया पढ़ते हो, नील नदी, ठीक है, तो ये तो अच्छी खासी भी बड़ी है भैया, तो सूकर मरुस्थल तो ये नहीं बनी है। लेक वोल्टा आप लोग पढ़ते हो ना उस साइड में, घाना के साइड में, ठीक है, काफी बड़ी लेक है। ठीक है, तो ये तो दो नहीं था, तो बस अब दो मारना था, या तो आप फागुबीन मारते या फिर लेक ओगुटा मारते, तो लेना था, रिस्क लेना था, दोनों में से कोई सही होता, बट इसका आंसर क्या था? लेक फागुबीन। तो दो एलिमिनेट करके अगर 50 तक पहुंच गए ना, तो क्वेश्चन तो अल्टीमेटली आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, तो ये आप लॉजिक लगा सकते थे। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था। 24, दक्षिण भारत की गंडीकोट्टा घाटी कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निर्मित हुई थी? तब क्वेश्चन था यार, इतना कोई हम लोग पढ़ते भी नहीं है ना, एनसीईआरटी में मिलता है। ठीक है, या तो वो करंट अफेयर्स में रहा होगा। ठीक है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। ठीक है, आंसर इसका क्या था? इसका पेन्नार था। कोई इसमें लॉजिक नहीं है भाई, नहीं लगा सकते हो। यही लॉजिक लगा सकते हो ना, किसमें हम लोग कावेरी के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा तुंगभद्रा के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, और डिटेल से पढ़ते हैं ना, तो कहाँ ये कैनियन बनाती है, कौन सा फॉल बनाती है, ये सब तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में तो सुन नहीं रखा था, और ये मंजीरा या फिर पेन्नार, दो में रिस्क ले सकते थे, बट मैंने तो वहां स्किप कर दिया था। पीछे बहुत सारे क्वेश्चन सही हो रहे थे ना, तो इतनी जल्दी रिस्क नहीं लेना चाहिए। यप, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन, ज्योग्राफी की समझ होनी चाहिए। आगे से आप लोग यही करोगे कि कौन कौन सी पीक कहाँ कहाँ पे है इंडिया में, एटलीस्ट इतना तो करते ही करते हो ना, और नाम भी ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल छोटी सी पीक है, होना जाना चाहिए थे। नामचा बरवा, नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, बिल्कुल गलत है। नामचा बरवा कहाँ पे है? आपका जो अरुणाचल प्रदेश वाला है ना, वहां पे है। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट हिमालयस आपके जो है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट हिमालयस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल हिमालय है नहीं, पक्का पहला तो गलत हो जाएगा, पहला नहीं है। ठीक है, दूसरा नंदा देवी पीक कुमायूं हिमालय में है कि नहीं है, मुझे डाउट हुआ था ना, तो इसको स्टैंड बाई पे रख लो। तीसरा देख लो, ये तो पक्का पढ़ते होगा आप लोग, मेघालय गारो खासी जयंतियां पढ़ते हैं ना, तो उनमें जो मेघालय वाला है ना, उसकी सबसे बड़ी चोटी नोकरेक होती है, ये तो पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, तो पक्का तीसरा तो पक्का नहीं होगा। तो तीसरा जब नहीं होगा तो बचा क्या आंसर? बी, कि नंदा देवी जो है वो कुमाऊं हिमालय का पार्ट है। तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते थे। तो अब तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया ना, आपको क्या लगा? टफ था? नहीं था। 2023 की तुलना में अगर देखोगे ना, तो ये इस हिसाब से इजी पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसमें जो हेल्प होती थी वो नीचे से आपको मिल जाती थी। अभी तो सिर्फ आपको यहाँ से हेल्प मिल रही है कि थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड पकड़ो, थोड़ी एलिमिनेशन वाली ट्रिक है जो गेस वाली है, वहां से पकड़ सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब काम था। तो अभी तक तो आपको ईजी लगा होगा। ठीक है, तो ये हमारा 25 क्वेश्चन था। आगे की वीडियो में शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी। ठीक है, थैंक यू।